Hi guys, it's Isha Kapoor and you're watching Vlogish. Today we are going to talk about how to crack the AIB exam and how to prepare in the last minute. What is the last minute strategy? What books to carry for the AIBE? और कैसे मिनिमम पढ़ के, और मैं आपको मटेरियल भी बताऊंगी इसमें कि आप कैसे सबसे कम पढ़ के और सिर्फ वही मटेरियल ले जाके AIBE को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So AIB is an exam which you need to pass if you want to practice in India, and if you clear this exam, then congratulations to you. If you have cleared this exam, so you are eligible for practicing throughout India, and it is also a mandatory requirement to clear this exam within 2 years of you becoming an advocate, that is being registered with the State Bar Council. And also to give this exam, it is mandatory to have a State Bar Council registration. Now this is a very simple, straightforward exam, and this is open book, so you can carry as many books as you want, as many handwritten notes or even printed notes if you want. That won't be a problem to carry. I mean, you should carry only that much, which won't become a problem for you only to carry to the exam center. So I would recommend carrying only barracks to the exam center. And this paper is of 100 marks, and to pass you only need to get 40 marks. 40 मार्क्स लाने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉरवर्ड इन दिस वीडियो. सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको पढ़ना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और वो आएगा 10 मार्क्स का. अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से किस तरह के एग्जाम्स आते हैं, दिस वीडियो इज़ बेस्ड अपॉन माय स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस 10 years पेपर्स एंड माय ओन प्रिपरेशन टिप्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या होगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो आपको मोस्टली बैरक में से मिल जाएंगे, या फिर वो केस लॉ बेस्ड होंगे, या फिर वो अमेंडमेंट बेस्ड होंगे कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी रीसेंट अमेंडमेंट कब हुआ है. अगर ये सब भी आप देखो तो आपको बैरक के फुटनोट्स में जहाँ लिखे होते हैं अमेंडमेंट्स, वहाँ से आपको पता लग जाएगा. अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन बे टेक्स्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट अगर आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में. दिस विल फेच यू 10 मार्क्स, एंड बिलीव मी, नो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम दिस सेक्शन. आपको अगर रिवाइज करना है तो सबसे पहले आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट खोलो, अभी मेरे साथ साथ ही कर लो, बिकॉज दिस इज़ अ क्विक प्रिपरेशन वीडियो, सो वाई नॉट डू इट together only. This will be a revision for all of us watching this video. सो फर्स्ट पार्ट में से इतना कुछ नहीं, सेकेंड पार्ट में से आपको सिटीजनशिप के बारे में कुछ आ सकता है, बट कीप दिस इन योर माइंड. यू डोंट नीड टू मग अप द स्ट्रक्चर ऑफ द बैरक बिकॉज दिस इज गोइंग टू स्टे विद यू इन द एग्जाम. सो नो नीड टू लर्न एनीथिंग एज सच, बट identify which provision is where in the BARACT. Now part 3 contains fundamental rights. I suggest you to read that because general questions are going to be asked on fundamental rights. For example, whether right to property is a fundamental right or not, which amongst this is not a fundamental right, in which case this right was recognized further by the Supreme Court. All these kinds of questions. Then maybe the landmark cases on fundamental rights that can be asked. Thereafter you come to the DPSP's part 4. Give a quick reading. Fundamental duties part 4A. Remember how many fundamental duties are there, just very quickly, and then move on to the executive, parliament and legislative powers of the present union. जुडिशरी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आए तो इसमें से खोल के हमें बस आंसर ढूंढना है, और कुछ बेसिक जनरल चीज़ें तो हमको याद होंगी, तो अगर वो आती हैं तो बे टेक्स्ट खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट खोलने की भी. स्टेट लेजिस्लेचर में से मैंने सवाल आते देखे, मैंने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में से सवाल आते देखे, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस अमेंडमेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप वो देख सकते हो. और हाँ, जितना मैं बता रही हूँ उससे सच में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव थॉरली स्टडीड द पेपर्स, और यही सब है जो आ रहा है एग्ज़ाम में. देन यू डायरेक्टली कम टू 300A, आर्टिकल 300A, चैप्टर 4, राइट टू प्रॉपर्टी. इसको आप पढ़ सकते हो. फिर आप ट्रिब्यूनल्स पे आ जाओ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाले सेक्शन में ट्रिब्यूनल्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो दैट इज़ पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट, आर्टिकल्स 323A एंड 323B. ये याद रखो, 323A और B ट्रिब्यूनल्स वाले सेक्शन है. ओके, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. फिर आपसे पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि सेक्शन 315 से स्टार्ट है.
इलेक्शंस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, सो दैट इज सेक्शन 32, आई एम रियली सॉरी इफ आई एम सेइंग सेक्शन अगेन एंड अगेन, सो दैट इज आर्टिकल 324 इफ दे आस्क यू अबाउट द इलेक्शन कमीशन। और इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पूछ सकते हैं, जो कि आर्टिकल 352 से स्टार्ट है। अमेंडमेंट के बारे में आर्टिकल 368। जो भी मैं आपको आर्टिकल्स बोल रही हूँ, आपको सिर्फ उनको एक बार देखने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। यू कैन डू दिस इन वन नाइट, बिलीव मी, but then don't get overconfident because you never know that the paper structure gets changed entirely. I mean, that won't happen, but then I just mean to say that don't get overconfident. Okay, so this will finish up your constitution, and in this video watch it till the end, and also see the link that I'm going to give in the description box. I'm going to give the link 3-4 links that will be sufficient if you want to read any topic which is going to come in the AIBE exam. आपको कोई और रेफरेंस मटेरियल को रेफ़र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैं मटेरियल देने वाली हूँ, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ही खुद ही अपनी वेबसाइट पे 2 हैंडबुक्स दी हुई हैं, जिसमें सब कुछ डिस्कस्ड है इन डिटेल, इन डेप्थ, तो और कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक जो मैं आपको मटेरियल देने वाली हूँ, उसमें है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL के बहुत सारे केसेस। दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट, दैट्स नॉट माई वर्क, बट आई हैव जस्ट कंपाइल्ड दीज लिंक्स टू गिव इट टू यू, जिससे कि बहुत जल्दी से एक लास्ट मिनट प्रिपरेशन हो सके इफ़ यू वांट। उसमें 50 केसेस हैं PIL के, आज तक उससे बाहर कोई केस नहीं आया है, और PIL इस बार 4 मार्क्स का आना है। लेट मी जस्ट चेक इट। येस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस फॉर 4 मार्क्स। मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें से आपको आते होंगे, जैसे कि इंदिरा साहनी वाला केस, मंडल कमीशन वाला, रिजर्वेशन वाला, फिर एनवायरमेंटल लॉ के MC मेहता वाले केसेस, और भी कोई रीसेंट अभी जो हुआ है 2020 और 2019 की जो जजमेंट्स हैं। लेकिन ना, मैं नहीं बोलूँगी कि अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 2019 और 2020 की जजमेंट्स को पढ़ने बैठ जाओ या देखने भी, बिकॉज 2 नंबर 3 नंबर की आएंगी। यू कैन ईजिली स्किप दैट पार्ट इफ़ यू वांट टू पास द AIBE एग्जामिनेशन। सी, वेरी इंपॉर्टेंट thing is that this is not a memory based exam. Had it been a memory based exam, they would not have allowed you to carry so many books and notes and all to the examination center. They want to test how as far as my understanding goes, they want to test how fast you can find solutions to the problems that are laid that are there in front of you, and how good are your analytical skills. You know, only a law person, only a lawyer who has studied law throughout 5 years can find out answers quickly, even from a bare text or even from a book. Otherwise, if you have no idea of a book, then कुछ भी समझ नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पता नहीं यार ये क्या ही हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा, अगर पता है ना कि बेयर एक्ट्स कैसे पढ़ी जाती है, कहाँ पे क्या सेक्शन है, तो आराम से कर लोगे। और अगर अभी भी लगता है ना कि यार थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा, तो वीडियो देखो, नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, सारा मटीरियल प्रिंट आउट करके लेके जाना, उसमें से पक्का आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम, सो नो नीड टू गेट स्कैर्ड, but then enjoy it, probably because it is going to be your last exam, those who are not going to opt for competitive exams later. So yeah, constitution हमने देख लिया। Next part is the IPC और the Indian Penal Code that is going to come for 8 marks. अब IPC में से मैंने आज तक जितना देखा है, जितना भी मैंने एग्ज़ाम पेपर्स देखे, IPC में से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो या तो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, या फिर थेफ्ट और ये सब से रिलेटेड है। डाउरी डेथ के भी केसेस पूछे गए हैं, रेप के सेक्शंस में से पूछे गए हैं, डेफेमेशन में से पूछे गए हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ कभी कभी डेफिनेशंस में भी पूछ लेते हैं। तो IPC में एक और तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन है AIBE में, वो है कि ये ऑफेंस क्या कॉग्निजेबल है, क्या ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, क्या ये ऑफेंस बेलेबल है, ये ऑफेंस कौन ट्राई करेगा, किससे ट्रायबल है। सो लेट्स जस्ट गो टू सेक्शन 302। मान लीजिए कि हमसे पूछते हैं कि क्या मर्डर का ऑफेंस बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, कौन ट्राई करेगा। तो
अगर ये सवाल आ जाता है तो हमको इतना यार रिमेंबर, वी डोंट नीड टू रिमेंबर। ऑफ कोर्स मर्डर का आप सबको याद होगा और रहता है लोगों को, बट आपको अगर नहीं भी है तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। 302 में जाओ, वहाँ साफ साफ लिखा है पनिशमेंट फॉर मर्डर, पनिशमेंट लिखी है, उसके नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस बैरक में ही दिया होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में साफ साफ लिखा है कि इट इज़ कॉग्नाइजेबल, इट इज़ नॉन बेलेबल, इट इज़ ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन एंड इट इज़ नॉन कंपाउंडेबल। तो ये तो बिल्कुल भी रट के जाने की कोशिश मत करना, अगर सैम्पल पेपर में देख लिया है तो सिंपल ये वाली आईपीसी का बेयर टेक्स्ट लेके जाना है हमको, और 8 मार्क्स हमारे बहुत क्लियर हो जाएंगे। कभी कभी होता है कि कोई जजमेंट आ जाती है लैंडमार्क, तो वो भी बहुत सिंपल वाली जजमेंट्स होंगी, इतना कुछ नहीं होगा। और जजमेंट बहुत कम देखी मैंने आईपीसी में, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि उसमें एनालिटिकल आंसर्स हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को स्लैप किया और बी ने सेल्फ डिफेंस में ए को शूट कर दिया, तो ये ऑफेंस क्या था और क्या ये जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा, ऐसे क्वेश्चंस। तो ये भी आप आराम से बेटेक्स खोल के देख सकते हो। फिर भी इफ़ यू वांट टू रिवाइज इट, इफ़ यू वांट टू रिवाइज वेयर दीज सेक्शंस आर एंड ऑल ऑफ दैट, देन यू कैन सिंपली जस्ट रेफर टू फर्स्ट द डेफिनेशंस पार्ट, देन सेकेंड चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस ऑफ द आईपीसी, इसमें से आ जाता है, प्राइवेट डिफेंस में से आ जाता है। फिर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A और 120B पे जा सकते हो, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद आप जहाँ तक मुझे लगता है कॉइन्स वाले पार्ट में से मैंने कभी नहीं देखा। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, ठीक है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन देख लेना, चैप्टर 15 में है, एक बार आप उसे पढ़ लेना। चैप्टर 16 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, इसको आप थरली रीड करो, डेफिनेटली रीड करो, क्योंकि इसमें से एनालिटिकल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद ही इसका एकदम इमीडिएट नेक्स्ट चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें से भी एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। द रीज़न इज़ बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल, और एक बार अगर पढ़ लोगे ना, वहाँ पे आपका एकदम फटाफट से हो जाएगा एग्ज़ाम में। ओके फिर आप सेक्शन 499 डेफेमेशन देख लेना, और ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज भी देख लेना, सेक्शन 493। ओके क्रिमिनल ट्रेसपास पे मैंने क्वेश्चन देखा है, तो क्रिमिनल ट्रेसपास सेक्शन 441 ज़रूर पढ़ लेना। हाउस ट्रेसपास और ये सब, ये जो आगे के सेक्शन है, इसमें से मैंने नहीं देखा है बिल्कुल भी, मैंने सिंपल वाला क्रिमिनल ट्रेसपास में से देखा है, वो भी एनालिटिकल क्वेश्चन था कि ऐसे ऐसे हो गया तो क्या ये क्रिमिनल ट्रेसपास होगा या कुछ और होगा। और ट्रेसपास फिर टॉर्ट वाले में भी हो सकता है। एक लास्ट सेक्शन जहाँ से मैंने देखा है वो 498A, जो कि हम सबको पता है, क्रूएल्टी वाला, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, इसमें से आ जाता है। और एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503 में से भी आ जाता है कि अगर सिचुएशन दे देंगे और पूछेंगे कि ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है या नहीं है। नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इज़ द CRPC, द मेजर पार्ट। इट इज़ CRPC विल बी फॉर 10 मार्क्स। और अगर CRPC में आप देखो तो मैंने सेक्शंस पहले से नोट डाउन करके रखे थे जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखे एग्जाम में आते हुए। पहला सेक्शन है सेक्शन 460 और सेक्शन 461। तो ये सेक्शन मैंने स्पेसिफिकली इसलिए नोट डाउन करे क्योंकि यहाँ पे ना हमें पता नहीं चल पाता एकदम से कि यार ये कौन सा सेक्शन था, और ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको बेटेक्स से। तो सेक्शन 461 गिव्स a list of instances where irregularities in the criminal trial will not vitiate the proceedings. Okay, तो अगर for example magistrate जिसके पास लॉ के थ्रू पावर नहीं थी, बट उन्होंने फिर भी ऑफेंडर को ट्राई कर लिया, या उन्होंने कॉग्निजेंस ले ली किसी ऑफेंस की अंडर सेक्शन 191C, या उन्होंने मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया, या उन्होंने प्रॉपर्टी को सेल या अटैच कर दिया, तो प्रोसीडिंग्स ये ऐसी इरेगुलरिटी है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को विशेट कर देगी, मतलब उन प्रोसीडिंग्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये दिया हुआ है सेक्शन 461 में। ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार आते हुए देखा, इसलिए आई थिंक यू शुड रीड दिस सेक्शन वंस, बोथ 460 एंड 461। फिर आप कॉग्निजेंस वाला पार्ट जो 190 से शुरू होता है और आई थिंक 199 पे ख़त्म होता है, आपको उसको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। आपको देख लेना चाहिए कॉग्निजेंस कौन से 3 तरीक़ों से लिया जाता है। मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस, बोथ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकेंड क्लास, हु सेकेंड क्लास इफ़ ही स्पेशली एम्पावर्ड बाय द
चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। देन 3 तरीके से कॉग्निजेंस लिए जा सकते हैं। एक है कि अगर कंप्लेंट आती है, दूसरा है कि अगर पुलिस रिपोर्ट आती है, जो कि पुलिस रिपोर्ट हमेशा याद रखना कि पुलिस रिपोर्ट का प्रोविजन है सेक्शन 173(2)(1). ओके, 173 भी याद रख लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट का। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर तीसरा तरीका कि अगर इन्फॉर्मेशन मिली है मैजिस्ट्रेट को अपने ओन नॉलेज पे, उसे लगता है कि कुछ ऑफेंस हुआ है तो भी उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है, या फिर अगर पुलिस मैन के अलावा यानी कि पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है मैजिस्ट्रेट को तो भी कॉग्निजेंस हो सकता है। तो सेक्शन 190 पढ़ लेना। सेक्शन 192 इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें कि मेक ओवर करते हैं, ठीक है, तो एक बार देख लेना कि मेक ओवर का क्या दिया हुआ है। 197 जजेस और पब्लिक सर्वेंट्स को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाता है, और 199 डेफेमेशन के लिए, ओके, कि डेफेमेशन में प्रोसिक्यूशन कैसे होता है। एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मैंने देखा है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट किस सेक्शन में होती है, तो वो भी याद कर लेना, सेक्शन 174 ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CRPC, बेल एंड बेल बॉन्ड्स, स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 436 एंड एंड्स टिल सेक्शन 450। 436 में बेलेबल ऑफेंस, 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बेल कैसे देते हैं, 438 में एंटिसिपेटरी बेल, 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की जो पावर है बेल को कैंसिल करने की, मॉडिफाई करने की, और अगर कोई पर्सन अक्यूज है, कस्टडी में है, तो उसको बेल देने की भी। और सेक्शन 440 कि बेल बॉन्ड के अमाउंट को बिल्कुल भी एक्सेसिव नहीं होना है, जो कि ये बताता है आपको। अब कोई सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फटाफट इसलिए बता दें क्योंकि मेरे को लगा कि मेजर क्वेश्चंस यहाँ से आते हुए दिखे तो आपको फिर बैराक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपके वो क्वेश्चन हो जाएंगे जिनको आप फटाफट से कर दोगे। फिर एक जो मैंने देखा कि ये एक सेक्शन जो मुझे लगता है कि आ सकता है वो है सेक्शन 24, जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 25 रीड कर लेना, वहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, उनको कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है एज एन एडवोकेट टू बिकम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 7 ईयर्स और 3 ईयर्स होती है। फिर एक आप चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट्स को भी एक बार देख लेना, मतलब याद रख लेना कि चैप्टर 3 है पावर ऑफ कोर्ट्स का, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो सीधे चैप्टर 3 खोलो और कर लो उसको। फिर हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जिससे तो बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो हर पेपर में आते ही हैं यहाँ से, वो है अरेस्ट वाला पार्ट, जहाँ पे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन भी डिफाइन किए हैं। सो सेक्शन 41 तो वहाँ का सिंपल है, सेक्शन 41 से वो शुरू होता है। 41 वेरी सिंपल कि अरेस्ट विदाउट वारंट किन किन केसेस में कर सकते हैं, कैसे कैसे हो सकता है, आपको पता ही है। कॉग्निजेबल केसेस, उसमें भी वो उन्होंने एक डिफ्रेंसिएशन दे रखा है, जिसमें 7 ईयर्स से कम पनिशमेंट है और जिसमें 7 ईयर्स से ज़्यादा पनिशमेंट है। इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, बस ये याद रख लेना कि क्या डेप्थ में आए भी तो यार सेक्शन खोल के देख लेना ना, है ना बैराक तुम्हारे पास। फिर सेक्शन 41B 41D ये याद रखना, इसमें ना राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन के, और ये अमेंडमेंट के थ्रू आए थे सेक्शंस। अमेंडमेंट आपको नीचे वही फुटनोट में लिखा हुआ दिख जाएगा। 41B राइट टू हैव अ रिलेटिव और अ फ्रेंड इन्फॉर्म्ड अबाउट योर अरेस्ट, अरेस्ट हो गए हो तो दोस्त या रिलेटिव को बता देंगे। 41D अपनी चॉइस का एडवोकेट मिलना अगर अरेस्ट हुए हो तो। 50 राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, क्यों अरेस्ट किया है तुम्हें ये अरेस्टेड पर्सन को बताना है। और राइट टू बेल, ये बताना है कि आपके पास बेल का राइट है तो भाई साहब बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक ये हाँ सेक्शन 56 जो मैंने लिख के रखा है, मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, ऑफकोर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रैवल। तो एक ये वाला सेक्शन 56 से ही मैंने क्वेश्चन आते देखे। सेक्शन 57 उसमें भी वही कि 56 में था कि मैजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाना है जितने कम से कम टाइम में हो सकता है, और 57 में है कि आप उसे बियॉन्ड 24 आवर्स डिटेन नहीं कर सकते विदाउट presenting an arrested person before a magistrate. So this sums up our CRPC as well. CRPC मैंने आपको बता ही दिया है सारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। यहाँ से नहीं आते तो एक हाँ ये भी देख लेना है, जो FIR वाले सेक्शंस होते हैं ना 154, 155, 154 होता है वैसे तो, लेकिन जो नॉन कॉग्नाइजेबल केसेस में क्या करते हैं, जो 155 में लिखा है, पुलिस ऑफिसर की क्या पावर है इन्वेस्टिगेट करने की बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी, जो कि 156 में लिखा है, ये सब देख लेना। 154, 155, 156, 173 तो मैंने बोल ही दिया था, 168, 169, चार्ज वाले सेक्शन, हाँ चार्ज वाले सेक्शन देख लेना,
जो कि 211 से शुरू होता है। चार्ज होता क्या है, चार्ज इज़ नथिंग बट हेड ऑफ अ चार्ज, ऐसे सब करके ये सब आप देख लेना। ट्रायल आप याद रख लेना कि चार्ज के एकदम बाद ट्रायल के आते हैं। इशू ऑफ प्रोसेस वाले से 204 ये सब सेक्शंस में से मैंने कभी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। समरी ट्रायल, हाँ, सेक्शन 260 से समरी ट्रायल है, ये याद रखना, क्योंकि ट्रायल 2 टाइप के होते हैं, वो उसमें से आराम से पूछ सकते हैं, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस। प्ली बार्गेनिंग ज़रूर देख लेना, सेक्शन 265A, और अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो ये भी पता कर लेना कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था, वहीं पे दिख जाएगा वैसे तो ये सब आपको। रेफरेंस रिवीजन और ये सब मैंने CRPC में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते बिल्कुल नहीं देखे हैं, अगर आपको दिखे हो तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट कम्स द एविडेंस एक्ट, अगेन अ पार्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉ, इट कम्स फॉर 8 मार्क्स, वेरी सिंपल सेक्शंस आते हैं, सिंपल कन्फेशन, एडमिशन, ये सब के कुछ डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। मैगजीन्स आ जाते हैं, जैसे फॉल्सिस इन उनो, फॉल्सिस इन ओमनीबस, ऐसे करके मैगजीन्स का वो मैं एक लिस्ट देने वाली हूँ, देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से जाओ और देखो, एक मैंने लीगल मैगजीन्स की लिस्ट दी है, जो अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपके लिए सफिशेंट होगा AIBE को क्लियर करने के लिए। लीगल मैगजीन्स ऑफन कम फॉर 2 to 3 मार्क्स, इवन 4 मार्क्स, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एविडेंस सेक्शन 5 इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 7 इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद सेक्शन 17 से है जो मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से एडमिशन शुरू होता है। एविडेंस के कई बार से जजमेंट्स भी पूछ ली जाती हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि एडमिशन और कन्फेशन पे जजमेंट ज़रूर कर लेना। डाइंग डिक्लेरेशन पे जजमेंट्स देख लेना, जो भी सिर्फ वही जजमेंट्स बहुत ही शॉर्ट में। ओके, तो मैं कह रही थी कि एविडेंस में से जजमेंट्स आ जाती हैं इंपॉर्टेंट। एक जजमेंट वो कश्मीरा सिंह वाली मैंने बहुत जगह देखी, कन्फेशन पे भी, डाइंग डिक्लेरेशन पे भी, एडमिशन पे भी, जैसे मैंने आपको बताया, आप जजमेंट्स कर लेना। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो एविडेंस में से आ सकता है वो सेक्शन 59-60 एविडेंस, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाला, सेक्शन 61, सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस कहाँ पे दिया जाता है, क्या होता है, ये सब आ सकता है। सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है वो सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा बेयर एक्ट में। 63 में सेकेंडरी एविडेंस है, तो 62 में प्राइमरी एविडेंस भी है, वहाँ से भी आ सकता है। बाकी तो एविडेंस से मैंने एज सच कभी कोई इतने क्वेश्चंस आते देखे नहीं। प्रिजम्पशंस में आ सकते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 79-80, तो याद रख लेना 79-80 से लेके आपके प्रिजम्पशंस शुरू होते हैं फॉरेन जजमेंट्स के लिए। ये सब क्या क्या चाहिए होता है उनके एडमिसिबिलिटी के लिए, उनके प्रिजम्पशंस क्या होते हैं, ये आपके सेक्शन 90A तक चलते हैं एविडेंस के। देन बर्डन ऑफ प्रूफ का सेक्शन 101 जो है वो आपका आ सकता है, 103, 104, 114A प्रिजम्पशन का सेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हाँ, ये आ सकता है सेक्शन 115 एस्टॉपल। ये याद रखना कि एस्टॉपल एकदम एंड में है बैर एक्ट के, ऐसा ना हो पूरी बैर एक्ट वहाँ पे ढूंढते ही चले जाओ। तो इसमें से देख लेना। बाकी 137 एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सबसे आ सकता है। दिस कंक्लूड्स आर एविडेंस एक्ट एज वेल। एविडेंस एक्ट पे भी आपको नोट्स देने, तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मैंने लिंक दिया है जिस पे पूरा डिटेल स्टडी के लिए, IBA के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पूरा प्रिंट आउट लेना है, पूरा प्रिंट आउट लो, लेके जाओ, एग्जाम में ढूंढो और करो, सिंपल। The next major subject is CPC that comes, but CPC I think only bare act is sufficient, क्योंकि वो सिंपल पूछते हैं कि इस ऑर्डर में क्या दिया हुआ है, उस ऑर्डर में क्या दिया हुआ है। अगर अपील्स का प्रोविज़न है तो वो किस ऑर्डर और किस सेक्शन में है। CPC के मेन क्वेश्चंस ऑर्डर से ही आते हैं, या फिर आपके पास शुरू के जो जुरिस्डिक्शन वगैरह वाले सेक्शन हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट 26, 19, इन सब में से आ जाते हैं। फिर आपको एक गार्निशी ऑर्डर का क्वेश्चन बार बार दिखता है, तो जब भी ऐसे कुछ ऊट पटांग चीज़ पूछता है ना, तो ऑर्डर 21 खोल के देख लेना। ऑर्डर 21 इतना बड़ा है कि उसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। ये वाला शायद ऑर्डर 21 का रूल 46 है, गार्निशी ऑर्डर, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर CPC में से ऐसा सच कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट्स भी मैंने कभी नहीं देखी। प्लीडिंग का मतलब पूछ लेते हैं, प्लेंट का मतलब पूछ लेते हैं, वेदर प्लीडिंग्स इंक्लूड बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, ये सब ऐसे जैसे मतलब सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। और
ऑर्डर्स बस एक बार सारे देख लेना कि किस में क्या है। सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन वाला देख लेना। ऑर्डर 35 जो इंटरप्लीडर वाला होता है, जो थोड़े अलग अलग से ऑर्डर्स है ना, वो देख लेना जिसमें आपको पता ना हो। शुरू के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने तो हमको याद ही रहते हैं। ऑर्डर 39 देख लेना इंजंक्शंस वाले। और इंजंक्शन वाले से मुझे याद आया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो इंजंक्शन वाले सेक्शन है उनको देख लेना। उनसे बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस वाले पार्ट में कौन से क्या ये वाले सेक्शंस में क्या क्या दिया हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। रिसीवर्स के बारे में आप देख सकते हो। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, ये सब के बारे में आप देख सकते। रेफरेंस रिव्यू के बारे में आप देख सकते हो। अपील्स के बारे में देख सकते हो। लास्ट के ऑर्डर्स हैं, बाकी कुछ नहीं। CPC क्वाइट सिंपल। देन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रिड्रेसल, आर्बिट्रेशन एक्ट, इसमें आप लेके जा सकते हो बस खाली, और कुछ भी नहीं, और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इट इज़ फॉर 4 मार्क्स, बट आर्बिट्रेशन एक्ट से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोग कर ही लोगे। और बाकी जनरल कॉन्सेप्ट जैसे वो बटना वटना होता है ना, वो सब पे पूछ लेते हैं, तो वो वैसे भी इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। इसकी फुल फॉर्म देख लेना एक बार जाके अगर नहीं आती हो तो। फिर नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में ये एक्ट्स ले जाओ, मुस्लिम लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू लॉज, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं लेके जाना। इसमें सारी एक्ट्स होती हैं आपकी इसके अंदर, मुस्लिम वाली सारी होती है वो। हाँ, ये सब रिवाइज कर लेना। मुस्लिम लॉ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, इद्दत का मतलब क्या होता है, महर क्या होता है, और उनकी मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट है या क्या है, ये सब आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। बेसिक्स ऑफ मुस्लिम लॉ, और कुछ नहीं। जो मैंने नोट्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें ये सब है, प्लीज़ वहीं से जाके पढ़ना। लास्ट मिनट तैयारी के लिए दे आर एक्सट्रीमली गुड। और ये मत सोचना कि इतने बड़े से नोट्स हैं। जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ खाली वही पढ़ना, बाकी को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हिंदू लॉज में हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट सब में पूछ लेते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट ले जाना मत भूलना। हम हिंदू सक्सेशन एक्ट ले जाते हैं पर इंडियन नहीं लेके जाते। इंडियन में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिंपल सेक्शन का क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें कुछ भी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, बस बैर एक्ट उठा के ले जाना, काम हो जाएगा। फिर आता है प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट अगेंस्ट एडवोकेट्स। ये तो वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम रेगुलरली डील करते हैं, कुछ से हम रिलेट कर पाते हैं, कुछ हमें पसंद नहीं आते हैं बिल्कुल भी, बट ऑफ कोर्स आई डोंट नो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। बट इसके लिए आप ले जाना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स और एडवोकेट्स एक्ट, बस इसमें से ही पूछेंगे। वो उसके एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 35 वगैरह होते हैं, उसमें से पूछेंगे कि सीनियर एडवोकेट्स को क्या करना अलाउड नहीं होता, ब्रीफ लेना अलाउड नहीं होता, क्लाइंट से पैसे लेना अलाउड नहीं होता, क्या क्या नहीं होता। एडवोकेट अगर कुछ ऐसा करेगा तो क्या वो मिसकॉन्डक्ट में आएगा, डिसिप्लिनरी कमेटी कौन बिठा सकता है, बार काउंसिल की पावर्स क्या है, ये सब पूछेंगे आपसे थोड़ा सा। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, 4 क्वेश्चन तो आएंगे, 4 मार्क्स हैं, तो बस ये 2 चीज़ें सफिशेंट होंगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं लेके जाना, याद रखना सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स और एडवोकेट्स एक्ट, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स एडवोकेट्स एक्ट के किस सेक्शन के थ्रू पावर डिराइव करते हुए बने हैं। नेक्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर लास्ट मिनट तैयारी कर रहे हो तो छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अगर, हाँ, वो सेक्शन आर्टिकल 323A-B वो आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले, तो ठीक है वो कर लेना। कॉन्स्टी का तो कॉन्स्टी टेक्स्ट तो लेके जाओगे ही अपने साथ, कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मैंने आपको बता दिया है, मैंने नोट्स दिए हैं, उसमें केसेस हैं, 50 केसेस हैं, उसकी प्रिंट आउट ले लो या जो मर्जी कर लो। नोट्स ले जाने में अलाउड है हैंड रिटन, तो केस का नाम लिख के उसके आगे बस 1 वर्ड लिख लो जिससे आपको केस को याद करना है, उतना भी सफिशेंट होगा, इससे ज़्यादा कुछ ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन कम्स द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में वो डायरेक्टर की प्रोविजन पूछ लेंगे, मीटिंग में कितने लोग चाहिए होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग का सेक्शन क्या है, अभी याद करके जाओगे क्या ये? एक बार बस बेयर एक्ट ऊपर से ऐसे देख लेना, देखने की भी ज़रूरत नहीं, वैसे 2 नंबर का आता है। देखने की पता है आपको क्या ज़रूरत है, बस जो मैंने शुरू में सारे बता दिए, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, एविडेंस, CPC, बार काउंसिल और रूल्स, एडवोकेट्स एक्ट, नथिंग एल्स। फैमिली लॉ थोड़ा सा, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे देख लेना सीधा खोल के। उसके बाद एनवायरमेंटल लॉ का ऐसे अगर ये है आपके पास पूरा मैनुअल तो ले जाना, बहुत सारे एक्ट्स हैं इसमें, नहीं है तो अलग अलग ले जाना, बट ले जाना क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। साइबर लॉ यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा हाँ, साइबर लॉ, ये पता नहीं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुझे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B याद आ जाता है, उस पर मैंने बहुत बार क्वेश्चंस देखे, तो सेक्शन 65B ऑफ द एविडेंस एक्ट को एक बार देख लेना ये वीडियो देखते देखते ही।
IT एक्ट में से सिंपल से कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे, इंटरमीडिएट ये सब से रिलेटेड सिंपल होंगे, सेक्शन बेस्ड ओनली। देन कम्स द लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक गलती मेरे से भी हो गई थी, आप मत करना। इस साल नए कोड्स, प्रीवियस ईयर 2019 और 2020 में 4 नए लेबर कोड्स आए हैं। अब पुराने वाले तो उठा के ले जाना, नए वाले ले जाना मत भूलना। मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम में नए वाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाए तो कोई बात नहीं, बट हम तो अपने लिए लेके जाएंगे ही, अपनी नॉलेज के लिए हमें वो पढ़ना भी है लेबर लॉ दोबारा से। तो प्लीज़ उसको ले जाना। वो कंसोलिडेट होकर 4 कोड्स बन गए हैं, या तो उसको अगर अभी तक तो आपने नहीं लिए या तो उसे डाउनलोड कर लो, या फटाफट जाके कोई नियरेस्ट बुक शॉप से आप वो कोड्स ले आओ। चाहो तो अगर आपको वो कोड्स बहुत लंबे लग रहे हो तो उसके कहीं से आप नोट्स के कहीं पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएं या पॉइंटर्स मिल जाएं, तो वहाँ से आप उसके प्रिंट आउट निकाल के लेके जा सकते हो। बट डू टेक इट विद यू, बिकॉज दिस लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज आर फॉर 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे, और ये हमेशा सेक्शन बेस्ड जाते हैं, नो केस लॉस, ठीक है, नो इंटरप्रिटेशन, नथिंग, सीधा सेक्शन। ये कब इनैक्ट हुआ लॉ, ऐसे भी आ जाते हैं। IT एक्ट कब इनैक्ट हुआ, लेबर लॉ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कब आया। अब तो ऐसा भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल जो कोड ऑफ वेजेस है उसने कौन कौन से एक्ट्स को रिपील किया है, तो आपको वो लास्ट में जो रिपील वाला सेक्शन होता है वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब ये मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कुछ। टैक्सेशन मत, पता नहीं यार, कोई ज़रूरत नहीं है, 4 नंबर का आएगा, बट क्या क्या पढ़ के चले जाओगे बताओ टैक्सेशन में। तो इनकम टैक्स एक्ट ले जाना बस, नथिंग एल्स। और पता है टैक्सेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकम की डेफिनेशन, ये सब पता ही होता है यार, आप क्या करोगे इसमें। इनकम की डेफिनेशन आएगी तो बस इनकम की डेफिनेशन उसमें से खोल के देख लेना कि उसमें ये चीज़ें आती हैं या नहीं आती। सिंपल, टैक्सेशन तो क्लियर है हमारा 4 नंबर का। लैंड एक्विजिशन एक्ट ले जाना, सिंपल क्वेश्चन आता है। तो बेयर एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट का भी। और यार मैं बोलती जा रही हूँ, साथ साथ रख रहे हो ना, नहीं भी रख रहे तो लिख रहे हो ना कि क्या क्या लेके जाना है, फिर भूल जाओगे बाद में, दोबारा देखोगे वीडियो आके 30-40 मिनट। फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स से मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। प्रॉपर्टी लॉ में TPA, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से भी द मोस्ट ऑब्वियस सेक्शंस 138, 142, 140, ये सब में से पूछ लेते हैं, मीनिंग भी पूछ लेते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। कॉन्ट्रैक्ट्स में से कंसिडरेशन इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है, तो ये देख लेना, 2D में डिफाइंड है, और आगे आगे कंसिडरेशन किससे फ्लो करना चाहिए, कौन लेता है कंसिडरेशन, अगर नहीं दो, मतलब कौन कौन से ऐसे टाइम हो सकता है जब कंसिडरेशन नहीं देना है। फिर सेक्शन 25 क्या है, सेक्शन 27 क्या है, ये सब इनके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। TPA में से सिंपल कोई भी सेक्शन बेस्ड एक आध क्वेश्चन आता है TPA में से, बेयर एक्ट लेके जाओगे सफिशेंट है। स्पेसिफिक रिलीफ में से मैंने आपको बताए थे ना, वो इंजंक्शंस वाले, वो वाले सेक्शंस आते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 2 नंबर के, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडमार्क से बाहर ये आज तक गए ही नहीं है। कहाँ चले जाएंगे, पेटेंट में चले जाएंगे, डिज़ाइन में चले जाएंगे, मुझे लगता नहीं डिज़ाइन तक पहुँचेंगे वैसे, लेकिन ट्रेडमार्क्स एक्ट और पेटेंट एक्ट ले जाना, डिज़ाइन हो तो ले जाना, नहीं हो तो मत लेके जाना, ठीक है। दैट कंक्लूड्स योर सिलेबस फॉर द ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। The next thing that we need to do is our strategy for the exam. So how many hours we have? We have 3 hours for the exam. Okay, in 3 hours we need to do 100 question multiple choice. There is no negative marking, so make sure that you are attempting all the questions. But ऐसे शुरू में नहीं करेंगे हम कि सारे में लगाई जा रहे हैं, आता नहीं है तो भी लगाई जा रहे हैं। हमको अपना टारगेट रखना है 50 to 60 क्वेश्चंस करने का शुरू में। 60 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है इन 2 hours, बहुत ज़्यादा होते हैं 2 घंटे, ठीक है। तो यानी कि पहले 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, इससे कहीं ज़्यादा ही कर लोगे। ये ना मैक्सिमम वाली वो चीज़ है कि जिससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। स्ट्रैटेजी बेस्ड एग्जाम है, तो ऐसे मत सोचना कि ये वाला पार्ट वीडियो का स्किप कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। लर्निंग और मगिंग अप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। तो 3 hours में से हम शुरू के 1 hour में करेंगे 30 क्वेश्चंस, और सेकेंड आवर में हम करेंगे अगेन 30 क्वेश्चंस, फिर हमारे बचेंगे 40 क्वेश्चंस, और ये 40 क्वेश्चंस हम करेंगे लास्ट के 1 घंटे में। अब ये जो हम शुरू के 2 घंटे में 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला घंटा हमारा वो होगा, हमें एग्ज़ाम में से ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं जो मुझे पता है ये तो मुझे पक्का से आते हैं, और मुझे वो 30 क्वेश्चन कर देने हैं, ठीक है, जो मुझे खुद से आते हैं या मुझे जो बेयर एक्ट खोलते ही सामने दिख जाएंगे, मैं श्योर हूँ, ठीक है, मुझे पता है मेरे 30 मार्क्स हो गए हैं, ठीक है।
सेकेंड आवर में हमें वो 30 क्वेश्चंस खोलने हैं जिसमें हम पहले ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे डॉट लगा के रख लेंगे कि ये अभी मुझे आके बैराक में से ढूंढने हैं, कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे ना थोड़ा टाइम लग जाएगा इन सेक्शन को ढूंढने में। तो फिर आके आप वो 30 क्वेश्चन करोगे, ठीक है, वो भी सेक्शन बेस्ड। बाकी के जो ये हो गए आपके 60 क्वेश्चंस, 60 में से मान लेते हैं कि मुझे लगता है कि आपके 40 ठीक हो जाने चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं बोल रही थी कि 60 में से अगर आप कर रहे हो 2 घंटे में 60 क्वेश्चन, तो उसमें से 40 ठीक हो जाने चाहिए, पास होने के काम तो आपका हो गया है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा और मार्जिन लेके चल लेते हैं, तो इसके बाद भी आपके जो 40 क्वेश्चन बचेंगे 100 में से, उनको ढूंढो, अपने नोट्स में से ढूंढो, अपनी बैराक में से ढूंढो, पक्का मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। एक चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, 1 मिनट रुक जाओ, कि अगर ऐसी कोई बुक है ना तो आपके पास तो ले जाना अपने साथ। यस, सो दिस इज़ द बुक। ये ना ऐसे ही जब हमारा बड़ा मन होता है ना, हम कोई भी बुक खरीदते हैं, तो ये वाली, दिस इज़ यूनिवर्सल गाइड टू LLM एग्जामिनेशन, इट इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स एंड इट हैज़ एग्जॉस्टिव थ्योरी ऑन ईच सब्जेक्ट। तो हर सब्जेक्ट की ना थ्योरी दे रखी है इसमें, पॉइंटर्स में, हर पॉइंट उसमें ना लैंडमार्क केसेस भी हैं। तो ये वाली बुक लेके जाना चाहते हो, अगर किसी के पास है तो वो ले जा सकता है। कोई अगर जुडिशल सर्विसेज या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो वाली बुक भी ले जा सकता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी थ्योरी होती है ना, जिसमें मेन वाले केसेस भी होते हैं, वो भी लेके जा सकते हो। ये नहीं है तो सिंपल नोट्स दिया है यार, फिर से बोल रही हूँ, देखो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे सब मिलेगा, वो लेके जाओ अपने साथ। बाकी ये है तो ये ले जाना मत भूलना। घर की लाइब्रेरी में कहीं ऐसे ही धक्के खा रही होगी, उसको निकाल लो एंड टेक इट विद यू। दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग योर, in ticking the answers in your exam, actually filling the OMR के सर्कल्स। तो बस यही, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन अगर हो गए तो आराम से बैठ जाना, दूसरे घंटे में 30 और हो गए तो सोच लेना हो गया पेपर, तीसरे घंटे में 40 बचेंगे, तुक्के मारो, जो मर्जी करो, ढूंढो, ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करो, पेपर सॉर्टेड है यार। लेबर कोड्स मैंने बता ही दिया, ले जाना मत भूलना। हाँ, एक चीज़ रह गई थी, लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट में यार इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इट विल कम फॉर 5 मार्क्स। इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो 5 नंबर में मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इंक्लूडेड है। हम सब ने ये पढ़ा है, ठीक है, कभी ना कभी लॉ स्कूल में। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाली के साथ साथ 2019 वाली नई वाली एक्ट ज़रूर लेके चले जाना, और एक बार देख लेना चेंजेस क्या हुए हैं। मुझे लगता है कि वहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अब जैसे मेजर चेंज कि कंप्लेनेंट अब अपने रहने की जगह पे से कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है इन अ डिस्ट्रिक्ट फोरम या किसी भी फोरम में। ये एक मेजर चेंज है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में से वो मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल वाले सेक्शन 160 से 180 तक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मैंने देखा सेक्शन 50 से 60 70 तक भी पूछते हैं। इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखे। ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन देखा है मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोटर व्हीकल एक्ट में, तो एक्ट ले जाना, सिंपल सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नथिंग एल्स। अब ये वीडियो देख लिया है, सब कर लिया है, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ लो, थोड़ा बहुत जो भी बताया है। ओके, सो having said this, I can only say that all the best to all of us who are preparing and who are appearing for the All India Bar Examination, and I hope this video will help you. If this helps you, do not forget to let me know in the comment section, and because this is a video which is coming very late because this is for the revision and last minute preparation only, do not forget to share it with your friends. Do not forget to tag me when you share it on Instagram. Do not forget to follow us on Instagram as well. और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो देख के जा रहे हो तो सब्सक्राइब भी करना, कभी भी देख रहे हो। और अगर आगे भी आने वाली वीडियोस में और कोई टॉपिक्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो भी मुझे ज़रूर बताना। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई लव यू ऑल एंड आई लव मेकिंग वीडियोज़ फॉर me, for all of us, and nothing but like, share, subscribe, spread happiness, keep smiling, keep being jolly, do not worry for, especially for exams, do not worry at all. बचपन से वरी करते आए हैं, अब भी वरी करेंगे क्या? तो बस अच्छे से अपना दिमाग खोल के, इतना कुछ आज तक पढ़ा है यार, एग्ज़ाम कर लेंगे आराम से, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होएंगे। हाँ, हम एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेंगे, जैसे जैसे वीडियो में बोला है। मटीरियल हमारे पास सारा है ही, और ये तो ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक में कोई हमारी रट्टा मारने की स्किल्स तो टेस्ट कर नहीं रहा है। टेस्ट कर रहे हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमें कितनी क्लैरिटी है, हम बुक्स को कितना जानते हैं और हमने कितना पढ़ा था आज तक।
वो भी बहुत ही कम लेवल पे टेस्ट हो रहा है, तो नो नीड टू वरी एट ऑल, जस्ट go for the exam and you're going to kill it. Congratulations, you're going to very soon you're going to become an advocate eligible to practice throughout India. So thank you for watching this video. Let's conclude for now. I'll see you again in my next video. Keep watching more videos, keep supporting and subscribe to Vlogish for more such videos.